नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि कल हमने इकोनॉमी एसेंशियल्स की जो हिंदी सीरीज है उसको प्रारंभ किया था और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। और टॉपिक अगर हम देखें तो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, क्योंकि भारत के बारे में आप लगभग एक दशक से या कह सकते हैं बहुत लंबे समय से ये बात सुन रहे हैं कि भारत दूध के उत्पादन में विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर, सबसे बड़ा देश है। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में दूध का उत्पादन भारत में हो रहा है। लेकिन अब समाचार ये आ रहा है कि हम डेयरी उत्पादों का कुछ इंपोर्ट करेंगे, यानी डेयरी से संबंधित कुछ जो उत्पाद हैं उनका हम आयात करने वाले हैं। तो अगर हम दूध के सबसे बड़े उत्पादक हैं तो ऐसी क्या प्रमुख रूप से आवश्यकता पड़ रही है। तो पहली बात तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब हम बात कर रहे हैं डेयरी उत्पाद के यहाँ पर आयात के संदर्भ में, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। हम डेयरी उत्पादों का थोड़ा बहुत आयात करते हैं, दूध का नहीं करते हैं। लेकिन जैसे अगर हम प्रमुख रूप से एक प्रोटीन की बात करें, जो दूध में केसिन होता है, तो वो दूध में से निकाला जाता है, तो उसको एक तरह से हम बाहर से आयात करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ स्पेशल प्रकार के जो चीज़ होते हैं उनको भी एक तरह से आयात करने की स्थिति है। तो चीज़ या अगर हम दूध के प्रोटीन केसिन की बात करें तो उनके आयात की स्थितियाँ भारत में लगातार रही हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब हम डेयरी इंपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रमुख रूप से कहा जा रहा है मक्खन के संदर्भ, यानी बटर, और साथ साथ अगर हम बात करते हैं घी। तो ये दो ऐसे उत्पाद हैं जहाँ पर भारत एक तरह से ऐसी स्थिति में दिख रहा है कि जहाँ पर हमको घी और मक्खन के लिए एक तरह से आयात की स्थितियों में जाना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो माना जा रहा है कि 2011 के बाद ये स्थिति बनने वाली है। तो 2011 के बाद अगर हम मक्खन, घी जैसे डेयरी उत्पादों के आयात करने जा रहे हैं तो क्या स्थितियाँ बन रही हैं और किस रूप में आगे भविष्य में इस क्षेत्र में स्थितियाँ बनेंगी, उन्हीं के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो भारत में अगर हम दूध के उत्पादन की स्थितियों को देखें तो आंकड़ा ये दिखा रहा है कि अगर हम वर्तमान जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके पहले का जो वित्तीय वर्ष है, यानी अगर हम 2022-23 की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष में प्रमुख रूप से जो हमारा दूध का उत्पादन है पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसमें एक ठहराव सा देखा गया। और यही कारण है कि भारत में डेयरी के जो कुछ उत्पाद हैं, जैसे अगर हम मक्खन और घी की बात करें तो उसको लेकर हमारे पास उतने बड़े भंडार की स्थिति नहीं हो सकती। ऐसा एक आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि भारत को शायद इसका आयात करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर 2022-23 का अगर हम आंकड़ा देखें तो वो स्थिति दिखाती है कि हमारे पास उत्पादन उतने बड़े स्तर पर नहीं है, और यही कारण है। तो अगर हम 2022-23 के वित्तीय वर्ष को देखें तो यहाँ पर हमारा जो उत्पादन है उसमें अगर गिरावट एक तरह से आई है या अगर हम उत्पादन को नहीं बढ़ा पाए हैं तो कारण क्या रहे हैं। तो प्रमुख रूप से अगर हम दूध उत्पादन की बात करें तो भारत में लगभग अगर हम पिछले 2-3 वर्ष से लगातार देखें तो उत्पादन लगातार हमारा बढ़ा है। जैसे अगर हम कुछ आंकड़े देखें, आप ये आंकड़ा एक देख सकते हैं सबसे पहले। तो इस आंकड़े में आप देखें, अगर हम 2017-18 की बात करें तो भारत में जो दूध का उत्पादन है वो आप देखें लगभग 176 मिलियन टन है। फिर आप देखें 188, यानी लगभग 12 मिलियन टन बढ़ा है। यानी अगर हम एक वित्तीय वर्ष में देखें, फिर 188 से देखें 198, 10 यानी 10 मिलियन टन, फिर 198 से 210, फिर 12 मिलियन टन। यहाँ आप देखें 210 से 221 यानी 11 मिलियन टन। बस यहीं पर आपको प्रमुख रूप से समस्या दिखती है। यानी हम कह रहे हैं 2021-22 से 22-23 यानी 221 जो मिलियन टन है रिकॉर्ड है, वहाँ से हम 222 मिलियन टन रिकॉर्ड स्तर पर जा रहे हैं। लेकिन ये जो वृद्धि है ये हार्डली आप देखें 1 से 2% की है, जबकि इसके पहले हम देखें तो ये वृद्धि एक तरह से आपकी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आप देखें लगभग 10 मिलियन टन के आसपास हर साल आप ऐड कर रहे हैं, और अभी क्या हो रहा है केवल 1-2%। और भारत में दूध की जो मांग है उसमें एक तरह से बड़ा अंतर यहाँ पर रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम भारत में दूध उत्पादन की बात करते हैं तो यहाँ पर दूध उत्पादन में हर साल लगभग 6% की एक वृद्धि देखी जा रही है। लेकिन जो एक तरह से हमारा 21-22 से 22-23 का वित्तीय वर्ष है तो ये यहाँ पर जो आपकी स्थिति है वो एक तरह से नहीं बनी। तो 6% की जो हम वृद्धि लगातार या इसके ऊपर देख रहे थे वो घटकर 1-2% के आसपास जा रही है या उससे कम भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि आप सामान्य वृद्धि नहीं दिखा रहे हैं और जो एक तरह से हमारी कह सकते हैं मांग है उसमें जो वृद्धि रहती है वो लगभग उसी अनुपात में है, यानी 6 से 8% मांग रहती है, कभी कभी उससे ज़्यादा है। और आप देखें कोविड के समय में स्थितियाँ थोड़ी सी और बदली थी, क्योंकि कोविड के बाद आप देखें पोषण को लेकर या अपने स्वास्थ्य को लेकर लोग ज़्यादा जागरूक हुए, तो कहीं ना कहीं दूध के या उनके जो उत्पाद हैं उनकी मांग एक तरह से बढ़ी है। तो यहाँ पर अगर हम डेयरी उत्पादों के उत्पादन में जो गिरावट की स्थिति बन रही है उनके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं तो वो देखते हैं।
और सबसे बड़ा कारक तो यहाँ पर स्पष्ट आपको हो ही जाता है कि जो भी भारत में दुग्ध उत्पादन है वहाँ पर स्थितियाँ एक तरह से क्या हैं, उतनी ज़्यादा नहीं वृद्धि हुई जितना होना चाहिए। तो अगर दूध का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो उसका सीधा असर क्या है कि जो उससे बनने वाले उत्पाद हैं, यानी अगर हम मक्खन की बात करें या अगर हम घी की बात करें, वहाँ पर एक गिरावट देखी जाएगी। देखिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक बात जो बताया गया है वो चारे की लागत के संदर्भ में है। माना जा रहा है कि भारत में जो चारे की लागत है लगभग 25% एक तरह से बढ़ी है। तो ये स्थितियाँ दिखा रहे हैं कि चारा अगर महंगा हो गया, और चारे के संदर्भ में ध्यान रखें कि जो भी एक तरह से दूध उत्पादन की लागत है उसमें लगभग जो 65% लागत होती है वो केवल कहाँ से आ जाती है, वो केवल बनती है चारे से। तो अगर आप कहते हैं कि चारा महंगा हो गया तो दूध उत्पादन भी कहीं ना कहीं महंगा हो जाएगा और दूध के दाम बढ़ेंगे। और आंकड़ा अगर हम यहाँ पर देखें तो दूध के दाम अगर हम पिछले साल से तुलना करके देखें, यानी फरवरी 2022 से अभी अगर हम 2023 में देखें, तो आप देखें 3.81% से ये बढ़कर एक तरह से 9.65% तक जा रहा है। तो लगभग 10% को टच कर रहा है। तो ये बड़ा कारण क्यों है? क्योंकि जो चारा जो दूध उत्पादन के लिए पशु के आहार के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा है वो महंगा हो रहा है। तो ये कारण है। और आप देखें कि जब चारा महंगा होता है तो बहुत सारे किसान जो गरीब हैं वो उतना चारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी वो चारा दे रहे हैं अपने पशुओं को वो घटता है और उत्पादन कम होता है, तो उसका असर पड़ता है। तो ये चारे की जो उच्च लागत है ये कहीं ना कहीं उत्पादन को एक तरह से प्रभावित कर रही है। दूसरा अगर हम देखें तो मौसम की स्थिति में लगातार कुछ बड़े परिवर्तन रहे हैं। असमय पर बारिश हो जाना, तो उससे जो भी चारे की फसल है उसका खराब होना, उन सब ने भी स्थिति को थोड़ा सा यहाँ पर अनियंत्रित किया है। एक और बड़ी समस्या जिसके बारे में लगातार पिछले अगर हम 5-6-8 महीने में देखें तो चर्चा करते रहे हैं, और वो है लंपी डिजीज़। तो इसके कारण माना जाता है कि लगभग 2 लाख के आसपास जो हमारे पशु हैं उनकी मृत्यु हुई है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि दूध उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक आंकड़ा है। तो 2 लाख के आसपास अगर पशुओं की मृत्यु होती है जो दूध उत्पादन में योगदान करते हैं, तो बिल्कुल उत्पादन हमारा गिरेगा। और ये सब कारण है कि मांग आपूर्ति में कह सकते हैं कि एक इम्बैलेंस आ जाता है, असंतुलन आ जाता है। हम कह रहे हैं कि लगभग हर साल हम दूध उत्पादन में 6% की वृद्धि कर लेते हैं, लेकिन इस बार 1-2% हो रहा है। तो इसका सीधा अर्थ है कि दूध उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा है, जबकि मांग 6-8% के आसपास लगातार बढ़ रही है। तो ये दिखा रहा है कि मांग और आपूर्ति में बड़ा असंतुलन है। तो प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं कि जो दूध उत्पादन की स्थितियां हैं वो चारा, साथ साथ मौसम की स्थितियां और एक तरह से पशुओं में जो लंपी डिजीज रही वो बड़े कारण के रूप में देखा जाता है। वैसे अगर हम भारत में ओवरऑल डेयरी का जो हमारा पूरा उद्योग है उसकी अगर हम चर्चा करें तो डेयरी उद्योग में आप ध्यान रखिए कि एक सीजन होता है जिसको हम फ्लश सीजन के नाम से जानते हैं, मतलब जहाँ पर दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और इसके संदर्भ में अगर हम प्रमुख रूप से जैसे अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो कुल मिलाकर अगर हम भारत का एक आंकड़ा देखें तो लगभग 500 मिलियन जो हमारा दूध के उत्पादन में आप देखें, लगभग 550 मिलियन लीटर जो दूध है भारत एक तरह से उत्पादन कर रहा होता है प्रतिदिन। और जब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा उत्पादन का सीजन होता है, और अगर हम उत्तर भारत में देखें तो ये कब से, अक्टूबर से मार्च के बीच में। यानी अगर हम वर्तमान में देखें तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने का जो समय है वो निकल चुका है, यानी अक्टूबर से मार्च। तो वर्तमान जो समय है वो दक्षिण भारत में ज़्यादा दूध उत्पादन की स्थितियों के लिए समय बन रहा है। तो पीक सीजन जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उसको हम फ्लश सीजन कहते हैं। अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें तो उत्तर भारत में अक्टूबर से मार्च है, और वहाँ पर अगर हम देखें प्रमुख रूप से तो माना गया कि जो भी एक तरह से आपूर्ति एक तरह से वहाँ पर रहती है दूध उत्पादन की, और जो भी एक तरह से कीमतें रहती हैं उसमें गिरावट देखी जाती है, क्योंकि उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है तो दूध के मूल्यों में एक तरह से जो गिरावट है वो हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि उत्पादन बहुतायत में रहता है। और यही एक तरह से अगर हम बात करें तो माना जाता है कि ये जो फ्लश सीजन होता है अक्टूबर से सितंबर, यहाँ पर जो अतिरिक्त दूध होता है इसको एक तरह से स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि उसको हम ड्राई या सूखा एक तरह से दूध का जो पाउडर है वो बनाने का काम करते हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो मक्खन में परिवर्तित करते हैं और इसको भंडार किया जाता है। तो सामान्य से ज़्यादा दूध उत्पादन हमारे फ्लश सीजन में हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी अक्टूबर से मार्च। तो वहाँ पर जो अतिरिक्त दूध है उसको हम एक तरह से स्किम्ड मिल्क पाउडर बना रहे हैं, साथ साथ हम बटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं भविष्य के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अप्रैल से सितंबर का समय है, यानी ये जो समय एक तरह से चल रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर भारत में उतने बड़े पैमाने पर उत्पादन की स्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जरूर दूध उत्पादन एक तरह से इस समय थोड़ा बढ़ा होता है।
तो ये जो अंतर दिखाई पड़ता है, यही कह सकते हैं कि एक समस्या है कि जो अक्टूबर से मार्च का समय निकला है उत्तर भारत में, वहाँ पर उतना बड़ा उत्पादन नहीं हो पाया जितना एक तरह से होना चाहिए था, और उत्पादन अतिरिक्त हुआ नहीं। तो उस कारण से जो भी यहाँ पर स्किम्ड मिल्क पाउडर है, या अगर हम बटर की बात करें, तो वो बड़े पैमाने पर उत्पादित करके भंडार नहीं किया गया। तो अगर हमारे पास स्टोर नहीं है, भंडार नहीं है, तो आवश्यकता के समय हम कहाँ से लाएंगे? तो हमें आयात करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि पिछला जो बीता सत्र है उसकी समस्या हमें यहाँ पर एक तरह से दिख रही है। और सालाना आप देखें लगभग 3 लाख टन हम स्किम्ड मिल्क पाउडर और 1 लाख टन जो मक्खन है उसका उत्पादन करते हैं। और माना जाता है कि जितना भारत में हम यहाँ पर स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर उत्पादन कर रहे हैं, 60 से 70% फ्लड सीजन में ही आ जाता है, यानी अक्टूबर से मार्च उत्तर भारत के लिए, और उसके बाद अप्रैल से सितंबर में आप देखें तो कुछ दक्षिण भारत का एक तरह से हिस्सा। तो दक्षिणी भारतीय जो राज्य है वो अब योगदान करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि उत्तर भारत से जो योगदान हो सकता था, जो कि एक तरह से बटर या स्किम्ड मिल्क पाउडर में जा सकता था, वो बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ा। तो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो रिजर्व है, जो भंडार एक तरह से अतिरिक्त रहना चाहिए, वो उतना बड़ा नहीं है। तो ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि दक्षिण भारत में जो उत्पादन की स्थितियां हैं उसका एक आकलन किया जा रहा है, और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि हमारे पास जो बटर को लेकर, या अगर हम बात करते हैं घी को लेकर, या स्किम्ड मिल्क पाउडर की बात करें, उसके संदर्भ में हमारे पास पर्याप्त भंडार की स्थितियां हैं या नहीं हैं, क्योंकि अभी उसकी उतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अक्टूबर से मार्च में उत्पादन उतना बड़े स्तर पर नहीं हुआ, भंडार उतना नहीं किया गया, इसीलिए एक आयात को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। लेकिन दक्षिण भारत में जो स्थितियां रहेंगी उसके अनुसार आप देखें तो शायद अंतिम रूप में एक निर्णय हो पाएगा। वैसे आप ध्यान रखें कि पिछले 15 महीने का जो समय निकला हुआ है, दूध में 12 से 15% तक मूल्य बढ़े हैं, क्योंकि हमने देखा कि 22 से 23 का जो हमने फरवरी से फरवरी एक साल देखा, लगभग आपका 3 से 9% मुद्रास्फीति गई है अगर हम केवल दूध की बात करें। तो ये आंकड़ा 12 से 15% तक अगर हम पिछले 15 महीने का समय देखें तो बढ़ा है। और कारण यही है कि जो चारा वो महंगा रहा है, और किसान एक तरह से ज़्यादा चारा ना खिलाकर उत्पादन की स्थितियों को थोड़ा सा नीचे ला रहे हैं। क्योंकि आप ध्यान रखें 80 से जो 85% हमारे पास किसान हैं वो सीमांत और लघु किसान हैं। वो ज़्यादा महंगा जो चारा है वो एक तरह से उनके लिए अफोर्ड करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो वो क्या करेंगे? चारे की खपत को कम करेंगे और ये उत्पादन को नीचे लाएगा। अब इसका देखिए ज़्यादा असर उत्तर भारत में देखा गया, जो हमारा अक्टूबर से जो मार्च का समय भी निकल चुका है, यानी अक्टूबर 2022 से मार्च 2023। अब इसका बड़ा कारण ये है कि माना यह जाता है कि उत्तर भारत में जो एक तरह से दूध उत्पादन है उसमें जो फैट की एक तरह से मात्रा, जो वसा है, वो 6 से 7% है, लेकिन दक्षिण भारत में आप देखें तो 3.5 से 4%। तो ये भी एक आंकड़ा है कि दक्षिण भारत का जो एक तरह से उत्पादन आएगा वो तो ठीक है कि अगर बेहतर होगा तो हमारे लिए समस्याएं कम हो जाएंगी, लेकिन उत्तर भारत में जो दूध उत्पादन है उसमें जो वसा का कंटेंट है वो काफ़ी हाई है। तो उस कारण से जो भी एक तरह से मक्खन उत्पादन है, घी उत्पादन की स्थितियां हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा एक तरह से बेहतर हो पाती हैं। लेकिन वहाँ पर उत्पादन में समस्याएं हैं। यही कारण है कि हमें लग रहा है कि कम से कम बटर को लेकर, या अगर हम बात करते हैं प्रमुख रूप से घी के संदर्भ में, तो वहाँ पर हमें शायद आयात की स्थितियों में जाना पड़ सकता है। तो इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो दक्षिण भारत के जो आंकड़े हैं वो सरकार एक तरह से अनुमान लगाएगी, आकलन करेगी, उसके बाद स्थितियाँ बेहतर हो पाएंगी कि सरकार आयात करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि ध्यान रखें सरकार इसकी कमी एक तरह से यहाँ पर नहीं होने दे सकती है, क्योंकि आप ध्यान रखें कोविड काल के समय में लगातार एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो दूध के उत्पाद हैं उनकी मांग तेजी से बढ़ी है। कारण ये है कि लोग पोषण को लेकर आप कह सकते हैं ज़्यादा जागरूक हैं। एक आप ये भी तथ्य ध्यान रखें कि देश में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा या ग्रामीण क्षेत्र में भी आप कह सकते हैं लोगों के आय के साधन बढ़ेंगे, सीधी बात है कि दूध पर आधारित जो उत्पाद हैं जैसे बटर है, मक्खन है, चीज़ है, इनकी मांग एक तरह से बढ़ेगी। तो डेयरी जो उत्पाद है जो दूध से बन रहे हैं उनकी मांग बढ़ेगी। तो शहरीकरण, बढ़ती हुई आय का स्तर, ये सारी स्थितियां भी कहीं ना कहीं जो डेयरी उत्पाद है उन पर एक तरह से दबाव बढ़ाते हैं। तो हमें यहाँ पर एक तरह से भविष्य में जो उत्पादन की स्थितियाँ उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अनुसार शायद बेहतर स्थितियाँ आ पाएँ, जिससे कि हम केवल दूध उत्पादन ही नहीं, जो डेयरी के अलग अलग उत्पाद हैं वहाँ पर भी स्थितियाँ बेहतर करने के लिए काम करें। इस चर्चा के आधार पर एक हम प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में डेयरी उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में पहला जो कथन 3 दिए जा रहे हैं, भारत में डेयरी उद्योग विश्व दूध उत्पादन का 20% से अधिक हिस्सा बनाता है। तो ध्यान रखें बिल्कुल जो नवीनतम आंकड़े हैं, भारत का एक तरह से जो दूध उत्पादन है अगर हम विश्व में एक तरह से देखें तो लगभग हम 23% बनाते हैं। तो 20% से ज़्यादा है
तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 10% से अधिक योगदान करता है। नहीं, अगर हम डेयरी उद्योग की बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था में यानी जीडीपी में लगभग 5% का ये योगदान करता है, यानी दूसरा कथन गलत है। तीसरा, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व औसत से कहीं अधिक है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं दूध की एक तरह से उपलब्धता, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम एक तरह से 2022 का आंकड़ा भी देखें तो लगभग आपका 427 अगर हम ग्राम प्रति एक तरह से व्यक्ति की बात करते हैं, तो ये आंकड़ा एक तरह से भारत के लिए माना जाता है, तो 400 ग्राम से ज़्यादा है। जबकि अगर हम विश्व एक तरह से मानक को देखें तो लगभग आपका 322 ग्राम के आसपास है प्रति व्यक्ति। तो वैश्विक जो दूध की उपलब्धता है वो प्रति व्यक्ति लगभग 322 ग्राम के आसपास है। आप 300 ग्राम से ऊपर देखिए, और भारत में प्रति व्यक्ति आप देखें 400 ग्राम से ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल सही है कि भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व औसत से कहीं अधिक है। वैसे भी आप ध्यान रखें कि देश में जो डेयरी उत्पाद है उनका निर्यात में बड़ा योगदान है। लगभग अगर आंकड़ा आप देखें तो 1900 करोड़ रुपए का एक तरह से हम जो भी डेयरी उत्पाद है उनका एक तरह से बाहर निर्यात भी करते हैं, तो वो भी एक संभावना है। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सत्य है, 1 और 3, यानी हमारा उत्तर हो जाता है सी, केवल 1 और 3 यहाँ पर सत्य है। तो आज के सत्र को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और ये इकोनॉमी एसेंशियल के संदर्भ में जो हमारी श्रृंखला है उसका दूसरा भाग है। आगामी सत्र में जो भी महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक होंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े होंगे उनकी हम चर्चा इसी रूप में जारी रखेंगे। हमारी इस पहल को आप पसंद कर रहे हैं या इस पर जो भी आपके विचार हैं वो आप लाइक करके, शेयर करके या कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि आपकी किसी भी तरह के जो लाइक या शेयर होते हैं वही कह सकते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। तो आज के सत्र को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी इस पहल को आप लोग पसंद कर रहे हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो करंट अफेयर का लिंक है उससे जोड़कर आप अर्थव्यवस्था में थोड़े अपने आप को सहज कर पाएँ। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।